90 के दशक का वो दौर जरा याद कीजिए। 80 का दशक बस खत्म ही हो रहा था और अमिताभ बच्चन का जो एक तरफा क्रेज था ना, वो भी धीरे धीरे शांत हो रहा था उस वक्त। बिल्कुल, और शाहरुख खान तो इंडस्ट्री में बस अपने कदम जमा ही रहे थे। एक अजीब सा खालीपन था, एक शून्य जिसे भरने के लिए किसी नए और ऊर्जावान चेहरे की तलाश थी। और तभी मुंबई के एक दूर दराज इलाके विरार से एक लड़का आता है और पूरे बॉलीवुड को अपनी उंगलियों पर नचाने लगता है। गोविंदा। एकदम सही। वो महज एक नया चेहरा नहीं थे, मतलब वो उस दौर में सफलता की इकलौती गारंटी बन गए थे। हाँ, सिनेमा घरों में सिर्फ उनके नाम पर, उनके डांस पर भीड़ टूट पड़ती थी। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं ना, वो इसी सुपरस्टार के आसमान छूने और फिर अचानक जमीन पर आ गिरने की पूरी कहानी खोल कर रख देते हैं। और ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने एक ही समय में 70 फिल्मों के अनुबंध साइन किए थे। 70? बाप रे। हाँ, 70। ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन आज वो मुख्यधारा के सिनेमा की चकाचौंध से कोसों दूर हैं। बिल्कुल। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि हम उन कारणों की पड़ताल करें जो इस नंबर 1 स्टार के पतन का कारण बने। मतलब पर्दे के पीछे की सच्चाई कितनी अलग होती है। और देखिए, ये चर्चा किसी पर फैसला सुनाने के लिए नहीं है। मैं तो इसे उस जटिल मनोविज्ञान को समझने का प्रयास के तौर पर देख रहा हूं जो सफलता के चरम पर इंसान के दिमाग में काम करता है। सही कहा आपने। क्योंकि जब सफलता इतनी तेजी से मिलती है ना, तो दिमाग उसे कैसे प्रोसेस करता है, ये समझना जरूरी है। तो चलिए सीधे उस तूफान के बीच चलते हैं। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल का वो दौर। हमारे स्रोत चीख चीख कर बता रहे हैं कि उनके पास एक वक्त में 70 फिल्में थीं। जो कि आज के दौर में पूरी तरह से बेतुका लगता है। बिल्कुल बेतुका है। मतलब चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। ये तो किसी ऐसे इंसान की तरह हो गया ना जो एक ही समय में 70 अलग-अलग कंपनियों का सीईओ बन जाए। हाँ, और उसे हर कंपनी को मुनाफे में भी रखना हो। बिल्कुल, दिन में 5-5 शिफ्ट्स चल रही थी उनके। इंसान मशीन बन चुका था उस वक्त। आज के जमाने में बड़े सितारे एक साल में बमुश्किल एक या दो फिल्मों पर ध्यान देते हैं। वो किरदार की गहराई में उतरते हैं। हाँ, पर उस दौर में तो सिस्टम ही अलग था। एकदम अलग। स्रोत बताते हैं कि सुबह 8 बजे वो किसी एक फिल्म के सेट पर होते थे, दोपहर 12 बजे किसी दूसरे निर्माता के साथ, शाम को कहीं और एक्शन सीन। और रात को किसी और स्टूडियो में कॉमेडी। बिल्कुल। और मुंबई का ट्रैफिक उन्हें मंजूर नहीं था। अरे हाँ, वो हेलीकॉप्टर वाली बात। हाँ, एक सेट से दूसरे सेट पर पहुंचने के लिए सीधे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। उनके घर के बाहर निर्माताओं की कतारें मंदिर के दर्शनार्थियों की तरह लगी रहती थी। पैसों से भरे सूटकेस लेकर लोग घंटों इंतजार करते थे। मतलब अगर हम इसे मानवीय क्षमता के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा संकट था। में 5 अलग-अलग किरदार निभा रहे हैं, तो आप अभिनय कर ही नहीं रहे हैं। आप बस अपना चेहरा दिखा रहे हैं। सही कहा। पसीने में लथपथ, मेकअप बदलते हुए भागना, आप किसी किरदार की आत्मा से जुड़ ही नहीं सकते। तो ये सवाल तो उठता ही है ना कि जो अभिनेता सुबह एक डेथ सीन कर रहा है और 2 घंटे बाद हेलीकॉप्टर से उतरकर कॉमेडी सीन में ठुमके लगा रहा है, निरंतरता कहाँ से आएगी? आ ही नहीं सकती। संवाद कैसे याद रहते होंगे? मानसिक तौर पर तो मैं सोच रही हूँ ये खौफनाक स्थिति है। और यही वो बिंदु था जहां से इंसान का अपनी ही पहचान से संपर्क टूटने लगा था। शारीरिक थकान तो थी ही, पर मानसिक रूप से ये एक दलदल था। मानव मस्तिष्क को किसी भी घटना को समझने के लिए खाली समय चाहिए होता है। जब आपके पास सोने का समय नहीं है, तो आप सोचेंगे कब? मैं आपकी इस बात को समझ रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। मुझे इस बात से थोड़ी असहमति है कि सारा दोष सिर्फ उनके अहंकार या महत्वाकांक्षा का था। सोचिए कोई भी समझदार इंसान 70 फिल्में क्यों साइन करेगा? लालच। या फिर असुरक्षा? क्या ये संभव नहीं कि जो इंडस्ट्री उन्हें चूस रही थी उसी ने उन्हें इस पागलपन की तरफ धकेला? जब पूरी इंडस्ट्री का करोड़ों रुपया आप पर टिका हो तो क्या ना कहना मुमकिन होता है? ये बहुत ही पैनी टिप्पणी है आपकी, मैं मानता हूँ इस बात को। जब व्यक्ति बहुत संघर्ष करके टॉप पर पहुंचता है ना, तो उसके भीतर एक गहरी असुरक्षा बैठ जाती है। वही तो। हर निर्माता को हाँ कहने के पीछे शायद लालच से ज्यादा ये डर था कि कहीं कोई मेरी जगह ना ले ले। कहीं ये स्टारडम खत्म ना हो जाए। बिल्कुल। बाहरी दबाव ने आग में घी का काम किया, पर जब ये डर बढ़ता है ना, तो इंसान नियंत्रण खोने लगता है। और यहीं से कहानी एक नया और काफी स्याह मोड़ लेती है। इतनी ऊंचाई से जब कोई गिरता है तो धक्का बाहर से नहीं मिलता। वो अंदर से ही खोखला हो चुका होता है। बिल्कुल।
थकान और असुरक्षा ने ही अंततः अहंकार और अंधविश्वास को जन्म दिया। हमारे स्रोत इस बात को बहुत साफ तौर पे रखते हैं। देखिए, अंधविश्वास अचानक आसमान से नहीं टपकता। जब आप जानते हैं कि आप अपने टैलेंट के बल पर इस 5 शिफ्ट वाली अव्यवस्था को नहीं संभाल सकते, जब आप थके हुए होते हैं, तो आप बाहरी शक्तियों पर निर्भर होने लगते हैं। और गोविंदा की उन अजीब आदतों का जो जिक्र है स्रोत में, बाप रे, बात सिर्फ सेट पे 2 घंटे लेट आने की नहीं थी। हाँ, बात थी सेट पर आकर ये कहना कि आज सितारों की दशा मेरे अनुकूल नहीं है, इसलिए मैं इस दिशा में मुड़कर डायलॉग नहीं बोलूंगा, या आज फला रंग के कपड़े पहनना अशुभ है। भले ही सीन की निरंतरता टूट जाए। सोचिए जरा, पूरी की पूरी शूटिंग रुकी हुई है, सैकड़ों क्रू मेंबर्स इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ज्योतिष जी ने कहा है कि शाम 4 बजे से पहले वैनिटी वैन से बाहर नहीं आना है। ये एक भयानक डिफेंस मैकेनिज्म था। हाँ, उन्हें लगने लगा था कि उनकी कला नहीं बल्कि कोई जादुई टोटका उन्हें फ्लॉप होने से बचा लेगा। और जब ये अंधविश्वास अहंकार के साथ मिला ना, तो सब खत्म हो गया। जब इंसान को ये लगने लगे कि निर्माता और निर्देशक उसकी वजह से हैं, तब सबसे बड़ी टूट होती है। एकदम। स्रोत में डेविड धवन के साथ उनके जो रिश्ते टूटने का जिक्र है, उसे एक टूटे हुए कांच की तरह बताया गया है। और ये बहुत सटीक रूपक है। कांच चटक जाए तो आप टेप लगा सकते हैं, पर उसमें अक्स हमेशा विकृत ही रहता है। डेविड धवन सिर्फ निर्देशक नहीं थे, वो गोविंदा की ताकत थी। वो ढाल थी उनकी। बिल्कुल, वो असल में वो इंसान थे जो गोविंदा की अनियंत्रित ऊर्जा, उनके लेट आने की आदतों और अंधविश्वासों के बीच तालमेल बिठाकर एक हिट फिल्म निकाल लाते थे। वो उनकी कमियों को इंडस्ट्री से छुपाकर रखते थे, लेकिन जब आप उसी इंसान से उलझ जाएं जो आपकी ढाल बना हुआ है, अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। गोविंदा को लगने लगा कि ये सफलता पूरी तरह से सिर्फ उनकी है। स्रोत बताते हैं कि कुछ गलत फहमियों और तीखे बयानों ने इस रिश्ते को इतना कड़वा कर दिया कि बात ही बंद हो गई। और डेविड धवन का दूर होना सिर्फ एक साझेदारी का अंत नहीं था, ये पूरे सपोर्ट सिस्टम का गिरना था। जब वो ढाल हटी ना, तो पूरी इंडस्ट्री ने उनका गैर पेशेवर रवैया देख लिया, बिना किसी फिल्टर के। हाँ, अब बचाने वाला कोई नहीं था। अहंकार ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि वो सिस्टम से बड़े हैं। पर सिस्टम तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रुकता ना। जब आप अनुशासनहीनता की हद पार कर देते हैं, तब समय अपना खेल शुरू करता है। सिनेमा करोड़ों रुपए का बिजनेस है, सिर्फ भावनाओं पर तो चलता नहीं। बिल्कुल नहीं चलता, और समय किसी का सगा नहीं होता। 90 के दशक के आखिरी सालों को याद कीजिए, जब शाहरुख, सलमान, आमिर का दौर मजबूत हो रहा था। हाँ, ये सितारे अपने साथ एक नई वर्क कल्चर ला रहे थे। हमारे स्रोत इसी बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ एक अभिनेता सेट पर आने का टाइम तय नहीं कर पा रहा था, और दूसरी तरफ युवा सितारे पूरी तरह से तैयार स्क्रिप्ट मांग रहे थे। एक समय में एक ही फिल्म कर रहे थे। आमिर खान शारीरिक बदलाव कर रहे थे, शाहरुख विदेशी बाजारों में छा रहे थे। दर्शक भी तो बदल रहे थे ना। मल्टीप्लेक्स का दौर आ रहा था, जहां कहानियां ज्यादा अनुशासित और परिष्कृत हो रही थीं। और कॉर्पोरेट स्टूडियोज हमेशा वहां पैसा लगाते हैं जहां रिस्क कम हो और प्रोफेशनलिज्म ज्यादा हो। अगर आप टाइम पर नहीं आ रहे, शूटिंग रुक रही है, तो कोई आप पे पैसा क्यों लगाएगा? बिल्कुल, चाहे आप कैमरे के सामने कितने भी बड़े जीनियस क्यों ना हो। और यही आज के स्रोतों का सबसे कड़वा सच है। ये कहानी मिसाल है कि प्रतिभा चाहे कितनी भी बड़ी हो, अनुशासन के बिना वो खत्म हो जाती है। प्रतिभा आपको दौड़ में आगे खड़ा कर सकती है, पर दौड़ने के लिए अनुशासन चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए आज की वास्तविकता इतनी अलग है। जो व्यक्ति कभी इंडस्ट्री की धुरी था, आज वो फिल्मों में लीड रोल में नहीं है। वो अब बस रियलिटी शोज में जज या मेहमान बनकर आते हैं। बड़े पर्दे पर वो पुरानी गूंज अब खामोशी में बदल गई है। और देखिए, हम यहाँ ये बहस नहीं कर रहे कि उनका कमबैक होना चाहिए या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ही हम उनके टैलेंट को कम आंक रहे हैं। हम तो बस उस तंत्र को डिकोड कर रहे थे जिसने इतने बड़े स्टार को हाशिए पर ला दिया। सफलता पाना शायद आसान हो, पर उसे संभालना सबसे मुश्किल काम है। मेरा भी यही मानना है। जब आप टॉप पर होते हैं, हवा तेज होती है। संतुलन के लिए जमीन से जुड़े रहना जरूरी है, नहीं तो वही हवा आपको नीचे धकेल देती है। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें, विरार की लोकल ट्रेन से हेलीकॉप्टर तक का सफर, 70 फिल्मों का वो तूफान, और फिर असुरक्षा, अहंकार और अंधविश्वास के कारण उस तूफान का शांत हो जाना, रिश्तों का वो टूटा हुआ कांच। यह सफर साफ बताता है कि सफलता को अगर सही से हैंडल न किया जाए तो वो अंदर से खोखला कर देती है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये चर्चा सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का दर्पण है। एकदम सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करते हुए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी।
जब अपार प्रतिभा हो, हर मोड़ पर सफलता मिल रही हो, तो शायद सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं होती। तो वो लड़ाई अपने ही भीतर होती है। हाँ, अपने भीतर के उस भ्रम से जो विश्वास दिला देता है कि समय हमारे कंट्रोल में है। क्या कोई भी सफलता इतनी बड़ी हो सकती है कि वो इंसान को अनुशासन से हमेशा के लिए आजाद कर दे? विचार कीजिएगा।